हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। आई होप आपकी स्टडी बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। आप खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर लिया होगा। अब आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स के गेट के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आज के जिस जो सेशन में हमको पीवाईक्यू करने थे, कुछ जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने थे वो मुझे प्रीवियस सेशन में ही सॉल्व कराने थे, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास बीच में ही ब्रेक हो गई थी। तो आज के सेशन में हम लोग वही पुरानी वाली क्लास को कंटिन्यू करते हुए उसके जो क्वेश्चन बचे हुए थे आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक के क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे, बट कुछ जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे कराने थे जो गेट में पूछे जाने वाले हैं या आ सकते हैं, या जिन जो टॉपिक कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम सीओए के कुछ अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एवरी ईयर गेट में उन्हीं टॉपिक से गेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और या कुछ थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज करके उसी टॉपिक से उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हर बार गेट में एक बना के पूछते हैं। तो आज के सेशन में हम उस तरह के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही मैं इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ही करना है, आपको वीडियो क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद एक बार खुद से सॉल्व करना है, देन उसके बाद सोल्यूशन देखना है। तो आप फिर मैच करिएगा कि आपका आंसर करेक्ट आया है कि नहीं। तो उस अगर और जिसको नहीं आएगा तो वो फिर सोल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सीओए से। तो क्वेश्चन मैं नोट डाउन कराता हूं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि कंसीडर, इसमें बोला गया कंसीडर एक प्रोसेसर which support 6-bit instruction and 4-bit address field। देन आगे बोला है if there exist to one address। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो टू वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अब बोला है क्वेश्चन में देन हाउ मैनी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्मुलेटेड। ये एक एनईटी टाइप क्वेश्चन था, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, देन आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन सिंपल है, बोला है कि कंसीडर एक प्रोसेसर है 6 बिट को, हमको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, और बोला गया 4 बिट का हमको एक एड्रेस फील्ड दिया गया है, और उसमें बोला है कि इफ देयर एग्जिस्ट टू वन एड्रेस हमारे क्या है, टू दे दी गए हैं कि टू वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो देन हाउ मैनी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्मुलेटेड, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम कितने फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और देन मुझे आंसर बताओ। 2 मार्क्स में ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और मोस्टली मुझे तो यही लगता है प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी इस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा। तो आप एक बार सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमको क्या बोला है, थोड़ा थोड़ा हम बेसिक चीजें पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें भैया बोला है कि 6 बिट के इंस्ट्रक्शन है हमको, और इसमें क्या क्या है, एक वन एड्रेस हमको दिया गया है और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमको बताना है कि उसमें कितने फ्री ऑफ कोड हमको मतलब जो है वो हमारे
फॉर्मुलेटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो वन एड्रेस हमारा कैसे बनता है, जिसमें क्या क्या होता है। वन एड्रेस में हमको पता है कि हमारा होता है अपकोड एंड देन होता है कि एड्रेस। ये हो गई हमारा फर्स्ट वन एड्रेस, मैं लिखे दे रहा हूं वन एड्रेस। अब इधर है हमारा मानो जीरो एड्रेस, यही है जीरो एड्रेस। अब इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें हमको पता है सिर्फ होता है हमारा अपकोड। आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको पता होगी। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में बोला 6 बिट का इंस्ट्रक्शन है, तो जो हमको पहले करना है वो हमको फर्स्ट एड्रेस में ही करना है। तो इसमें बोला 6 बिट का इंस्ट्रक्शन है, तो मतलब ये पूरी इसकी लेंथ जो है 6 बिट है, 6 बिट। अब और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 बिट का एड्रेस फील्ड है। तो इसमें अब इसको उसमें लॉग मत लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में 4 बिट में दिया गया। अगर बाइट में दिया होता तो हम बिट में चेंज कर लेते, बट इसमें 4 बिट हमको दिया, तो इसकी वैल्यू हमको दे दी गई है 4 बिट। तो अब हमको क्या करना है कि अब हमको पहले अपकोड की वैल्यू निकालनी है। तो अपकोड की वैल्यू हम निकाल लेंगे सिंपली कि अपकोड पूरी लेंथ हमारी कितनी है 6 बिट की, एड्रेस कितना है 4 बिट का, तो हमारी अपकोड की वैल्यू आ गई 2। अब अपकोड की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 2। अब देन इसमें बोला देयर एग्जिस्ट 2 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमको दिए गए हैं। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, फ्री अपकोड। फ्री अपकोड सबसे पहले हमको अपकोड जो हमारे हैं फ्री अपकोड क्या होगा, अपकोड होता है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा हमारे फ्री अपकोड आ गया 4। अब क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, क्योंकि हमारी पहले अपकोड की वैल्यू 2 है, फ्री अपकोड निकाला तो 2 की पावर 2, समझ गए, पावर में जो हमारी अपकोड की वैल्यू आ गई उसको रखा तो 4 आ गया। अब हमको गिवन कितने हैं 2, तो हमको क्या करना है फ्री अपकोड, यहाँ पे फ्री अपकोड नहीं, यहाँ पे लिखिएगा टोटल अपकोड हो गया हमारे टोटल अपकोड पॉसिबल, जो है टोटल अपकोड पॉसिबल हमारे 4। 2 से हमारे कितने टोटल अपकोड बन सकते हैं 2 की पावर 2, 4 अपकोड हमारे पॉसिबल है। अब हमको निकालना क्या है फ्री अपकोड। फ्री अपकोड तो हमको गिवन कितने हैं 2, हमारे पास टोटल अपकोड कितने हैं 4 और गिवन है हमको 2, तो हमारे फ्री अपकोड आ गया 2। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट एड्रेस का काम खत्म। हमको ये पता चला फर्स्ट एड्रेस में हमारे 2 जो है फ्री अपकोड हमको है पता है कि हमारे निकालने में पहले हमने टोटल अपकोड निकाला और उसके बाद हमने टोटल अपकोड में फ्री अपकोड निकालने के लिए टोटल अपकोड में गिवन जो वन एड्रेस हमको दिए गए हैं उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमको सिंपली अपने वन एड्रेस में आ जाना है, जीरो एड्रेस में सबसे। तो इसमें टोटल हमारी बिट का अब जो इंस्ट्रक्शन का जो हमारा साइज होता है वो जो वन एड्रेस में होगा वही हमारे जीरो एड्रेस में भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि हमारी टोटल आ गया 6 बिट। अब इसमें कोई एड्रेस बिट तो नहीं है, एड्रेस बिट वही नहीं है, तो इसमें टोटल अपकोड जो हमारे हैं, टोटल हमारे जो अपकोड की वैल्यू आ गई हमारी इसमें कितनी है, अपकोड की वैल्यू आ गई सिंपली 6। अब हमको क्या निकालना है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्मेटेड। तो इसमें हमको देखो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है जीरो एड्रेस निकालने का उसका, तो यह होगा नंबर ऑफ फॉर्मुलेटेड इन जीरो एड्रेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है फ्री अपकोड, पहले फ्री अपकोड हमारे ये है जो फ्री अपकोड इनटू 2 की पावर डिक्रीमेंट ऑफ अपकोड। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले वैल्यू मैं रखता हूं, फ्री अपकोड हमको पता है भैया कितना है 2 है। अब इनटू 2 की पावर डिक्रीमेंट अपकोड क्या होता है, डिक्रीमेंट अपकोड मतलब टोटल जो अपकोड है हमारे जीरो एड्रेस में कितने 6, और उसके बाद डिक्रीमेंट हमको कितने करने हैं जो हमारे फर्स्ट एड्रेस में हमारे अपकोड की वैल्यू थी। तो अपकोड हमारे फर्स्ट एड्रेस में कितने थे 2 थे, तो 6 माइनस 2, तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई 4। तो कितना हो गया 2 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब हो गया हमारा कितना 16, तो 32 इज ए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा
32। सबसे पहले सिंपली हमको क्वेश्चन को समझना था, क्या क्या डाटा हमको दिया है वो समझना था, वो निकालना था। अब इसमें हमको सिंपली दे दिया गया था 6 डिजिट का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था और 4 बिट का एड्रेस दे दिया गया और हमको फ्री वो भी बता दिया था कि हमको कितने 1 एड्रेस एग्जिस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, और हमको निकालने क्या थे फ्री अपकोड। तो हमने सबसे पहले टोटल पॉसिबल अपकोड निकाल लिए, टोटल ऑपरेशन जितने भी अपकोड के आ रहे हैं उतने हमने निकाले। जो 2 आया 2 की पावर 2 करके हमने क्या निकाल लिया, टोटल अपकोड निकाल लिए। अब उसके बाद अब फ्री अपकोड निकालने के लिए जो हमारा अपकोड आया था उसमें हमने गिवन अपकोड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन हम क्या कहाँ पे आए, अपने जीरो एड्रेस वाले पार्ट में। अब जीरो एड्रेस वाले पार्ट में हमको सिंपली पता होता है कि उसमें कोई एड्रेस की वैल्यू नहीं होती, तो उसमें कोई एड्रेस नहीं होता, तो इसमें सिंपली अपकोड है, तो टोटल जो इंस्ट्रक्शन है वही हमारी अपकोड की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा गया कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्मेट, कितने फॉर्मुलेटेड हो रहे हैं, तो उसमें हमको सिंपली पता था कि फ्री अपकोड इंटू 2 की पावर में डिक्रीमेंट इन अपकोड। तो जो हमारे फ्री अपकोड आए तो उनकी वैल्यू जो 2 इंटू डिक्रीमेंट अपकोड क्या था कि पावर में जितने अपकोड की टोटल वैल्यू है जीरो एड्रेस में और माइनस करना था किससे, फर्स्ट एड्रेस में। इस तरह के क्वेश्चन में कई बार 2 एड्रेस भी दे देता है, तो 2 एड्रेस से देन हम फर्स्ट एड्रेस पे आएंगे, फर्स्ट एड्रेस से हम जीरो अपकोड पे जीरो एड्रेस पे आएंगे, तो उसमें हमको 2 एड्रेस की भी वैल्यू जो हमको गिवन हमको एड्रेस होंगे वो हमको दिए होंगे, फिर देन 1 एड्रेस में भी दिए होंगे और देन जीरो जिसमें पूछ रहा होगा उसमें नहीं दिए होंगे। तो इस तरह से कई इस तरह के मैं क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में आपको कराऊंगा। तो अभी ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, इससे हम अभी और एक स्टेप इसको लेंदी बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो अभी आज के सेशन में तो हम लोग यही वाला पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में मैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी इसमें ऐड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपली डाटा को फेच करके हमको आराम से इंप्लीमेंट करते चले जाना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पाइपलाइन से। आई होप आप लोगों ने पाइपलाइन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर on instruction pipeline which has speed up factor 20 while operator with 80% efficiency what could be the number of stages in the pipeline। तो एक बार क्वेश्चन को मैं रीड डाउन करा रहा हूँ। इसमें बोला है कंसीडर ऑन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, हमको बोला है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, इसमें बोला है पाइपलाइन पीछे स्पीड अप फैक्टर की वैल्यू हमको दी गई है 20। स्पीड अप फैक्टर क्या होता है, स्पीड अप फैक्टर होता है कि नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन की वैल्यू, जो मैक्सिमम हमारी जो होती है डीले की वैल्यू आती है वही हमारा स्पीड अप फैक्टर होता है। और देन बोला है ऑपरेटर विथ 80% इफिशिएंसी है इसमें, तो बोला है व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ स्टेजेस। इस जो इफिशिएंसी 80% है और हमारा फैक्टर बोला है 20, तो इसको कंक्लूड करने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ स्टेजेस पाइपलाइन की नीड पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करना है, देन उसके बाद आंसर बताना है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें ये सिर्फ एक फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। ऐसे भी इसका एक तरीका, लेंदी तरीका, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करके हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। तो
तो उसका फार्मूला होता है हमारा कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू स्पीड अप इनटू स्पीड अप अपॉन फैक्टर, पूरा लिखे दे रहा हूं मैं, स्पीड अप फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस। तो अब सॉल्व करना, इफिशिएंसी हमारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से, स्पीड ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, और नंबर ऑफ स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है जिसे आप याद रख लेंगे। इसमें अगर एफिशिएंसी की वैल्यू पूछता है तो स्पीड ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे, इस एफिशिएंसी निकाल लेना। अगर स्पीड ऑफ फैक्टर पूछता है तो एफिशिएंसी और नंबर ऑफ स्टेजेस दिए हैं तो उससे स्पीड अप आ जाएगा। तो इस फार्मूले से कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं और मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर भी इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल हमको वैल्यू रखना है। अब इसमें कई स्टूडेंट ये बोलेंगे भैया फार्मूला है, तो देखो यार इतने बेसिक फार्मूले हैं, इनको हमको थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो हमको जरूरत है जिससे हमारा टाइम सेव हो पाए। अब इनको सॉल्व करने क्वेश्चन का लेंथी तरीका भी है बट उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और देखना विद इन सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। इफिशिएंसी की वैल्यू हमको दी गई 80%, स्पीड अप हमको दिया गया है 20, अब नंबर ऑफ स्टेजेस की वैल्यू हमको नहीं पता, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 20/80। अब परसेंटेज में है तो इसको हम वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक जीरो से इधर जीरो खत्म, और ये हो गया हमारा 200/8, जिसे आप सॉल्व करना तो आएगा 25%। जो हमारे के नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे आएंगे, के की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसमें घुमा फिरा के किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एफिशिएंसी पूछ लेगा या स्पीड ऑफ फैक्टर पूछ लेगा। अब देखो स्पीड ऑफ फैक्टर सॉल्व करने का दो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये तो स्पीड ऑफ फैक्टर सॉल्व करना होगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स में गेट पूछता है, और देखो विद इन ए सेकंड हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी जो इसमें स्पीड ऑफ फैक्टर निकालने का एक तरीका और है, अगर ये डाटा दिया जाता है तो हम स्पीड ऑफ फैक्टर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बोला है 4 segment pipeline have the respective stage delay of 10 nanosecond, 15 nanosecond and 20 and 30 nanosecond. What is the efficiency? देखो इसमें efficiency पूछ लिया, efficiency of the pipeline when very large number of tasks are executed। ये ऐसा क्यों बोला अभी ये भी मैं समझा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है 4 सेगमेंट पाइपलाइन है, मतलब हमारी पाइपलाइन में स्टेजेस कितनी हैं, 4 हैं। अब बोला है हैव द रेस्पेक्टिव स्टेज डिले जो हमारी पाइपलाइन में लग रही हैं वो है हमारी 10 नैनोसेकंड, 15, 20 एंड 30 नैनोसेकंड, ये भी नैनोसेकंड में ही है। और बोला है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पाइपलाइन, तो हमको बताना क्या है इस क्वेश्चन में, एफिशिएंसी बतानी, ये क्लियर है। और बोला है व्हेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ टास्क आर एग्जीक्यूटेड। अब इसमें ऐसा लाइन क्यों बोला है कि लार्ज नंबर, इसमें बोला है जो हमारी n की वैल्यू है, जो होता है हमारे NTN या n/n
टीपी होता है। तो जो हमारे इसमें नंबर ऑफ जो हमारे एग्जीक्यूशन है वो बहुत लार्ज हैं, तो इसको हम आइडियल कंडीशन मानते हुए n की वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे। जब ऐसी कुछ क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया जाएगा कि देखो लार्ज नंबर, अगर ऐसा नहीं दिया होता तो हमारी इसमें कोई एग्जीक्यूशन की वैल्यू हमको, जो नंबर ऑफ टास्क इसमें होने वाले हैं उसकी भी वैल्यू हमको दी जाती है। n की वैल्यू जो जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं उस वो हमको n की वैल्यू भी इसमें दी जाती है। बस इसमें पहले ही बोला है कि n की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, तो उसको आप आइडियल कंडीशन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट खुद से समझना है, क्वेश्चन में बाय हिंट आपको ऐसे बोला जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तब मैं लेके आया हूँ कि इसमें अगर इसमें मोस्टली स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टास्क दिया ही नहीं, फार्मूला क्या अप्लाई करें। तो ऐसे क्वेश्चन में जब बोला है कि लार्ज नंबर है तो उसमें हम n की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं आइडियल केस मान के। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको निकालना क्या है कि भैया एफिशिएंसी निकालना। अभी मैंने बताया एफिशिएंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से। अब एफिशिएंसी का फार्मूला हमको पता है कि क्या होता है, न्यूटन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ स्टेज। तो अब एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको स्पीड अप पता होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेजेस हमको ऑलरेडी पता है कि 4 है। तो स्पीड अप कैसे निकालते हैं, तो जब स्पीड अप निकालने के लिए स्पीड अप का फार्मूला होता है नॉन पाइपलाइन सॉरी मैं अच्छा लिख दे रहा हूँ, नॉन पाइपलाइन डिले अपॉन पाइपलाइन डिले, ये होता है इसका सिंपल फार्मूला। अब नॉन पाइपलाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Tn से और इस पाइपलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं Tp से। ठीक है, अब नॉन पाइपलाइन कैसे निकालेंगे, तो नॉन पाइपलाइन निकालने के लिए हमको इसको जो टोटल इसमें डिले स्टेज में डिले हो रहा है उनको पूरे को ऐड करेंगे। तो टोटल डिले हमारे कितने हो रहे हैं, 10 हो प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30। तो इसको पूरे को काउंट किया तो हमने कितना है 50 60 70 75 नैनो सेकेंड। तो ये आ गई हमारी Tn की वैल्यू। अब भाई ये Tp की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो Tp की वैल्यू सिंपल एक फार्मूला इसमें भी होता है कि इसमें मैक्सिमम ऑफ डिले लेते हैं, मैक्सिमम स्टेज डिले। तो अब इसमें मैक्सिमम में क्या लेंगे 10 15 20 और 30 में जो हमारा मैक्सिमम है। अब इसमें मैक्सिमम पार्ट कितना है, मैक्सिमम पार्ट हमको पता है कि क्या है 30 है। तो हमारी Tp की वैल्यू आ गई 30। अब दोनों की वैल्यू आ गई, अब हम इसमें रख देंगे। तो Tn की वैल्यू आई 75, Tp की वैल्यू आई हमारी 30। इसको आप सॉल्व करिए, देन आंसर बताइए कि आंसर कितना आ रहा। तो इसका आंसर आएगा 2 कैलकुलेट करने में 2.5 नैनो सेकेंड। तो अब हमारी स्पीड अप की वैल्यू आ गई 2.5 नैनो। तो अब ये आ गई हमारी स्पीड अप की वैल्यू। अब हमको इस फार्मूला में सिंपली अप्लाई करना है। तो इफिशिएंसी हम अब स्पीड अप की वैल्यू आ गई हमारी 2.5, नंबर ऑफ स्टेजेस है हमारे 4। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इफिशिएंसी आ जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व किया, कैलकुलेट किया तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.625। बट एफिशिएंसी हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये नेटी टाइप क्वेश्चन आता है अगर, तो इफिशिएंसी हमेशा हमारी परसेंटेज में होती है। किसमें होती है, परसेंटेज में। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.625, तो आ जाएगा 62.5%। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। तो जिन स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आया है उनकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है। तो इस क्वेश्चन में मैंने सारे जो इसमें कंडीशन अप्लीकेबल हो सकते थे मैंने करा दिए हैं। एक इनमें एग्जीक्यूशन टाइम पूछता है, वो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा या नेक्स्ट सेशन में इस तरह का क्वेश्चन भी अभी आपको सॉल्व करा दूंगा। तो पाइपलाइन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप से कभी गलत नहीं होंगे। तो सिंपल बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। Tn में पूरे को काउंट करना है, मैक्सिमम ऑफ Tp में मैक्सिमम ऑफ स्टेज डिले को काउंट करते हैं। इसमें कई बार एडिशनल डिले दिए जाते हैं तो उसको हम ऐड करके फिर देन मैक्सिमम लेते हैं।
क्योंकि कई बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी में स्टेट डिले मैक्सिमम को मिनिमम या समझ के, या कोई मैक्सिमम याद नहीं रखते तो मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जो एक आइगन वैल्यू की सिंपली प्रॉपर्टी पे बेस है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार गेट में पूछे गए हैं, कई बार एमसीक्यू पूछ लेता है, कई बार एमएसक्यू पूछ लेता है, तो हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेट 3x3 मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यू 0, 2 and 3 which of the following statement true, following statement are true। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है द रैंक ऑफ ए is at most 2। सेकेंड है द मैट्रिक्स ए स्क्वायर हैज आइगन वैल्यू शुड बी 0, 4 and 9 है। थर्ड है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। फोर्थ है द ट्रेस ऑफ ए इज आएगा 30। तो एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम सिंपली एक एक प्रॉपर्टी को अपने एडजस्ट करा के देखते हैं कि क्या एप्लीकेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स है ये हमारी 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बोला है आइगन वैल्यू 0, 2 and 3 है, तो मानो कि आइगन वैल्यू हमारी जो इससे आई लेमडा की वैल्यू 0, 2 and 3 आ गई, ठीक है। अब इसमें बोला कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें बोला रैंक ऑफ ए इज एटमोस्ट 2। तो देखो इसमें बोला है एटमोस्ट का मतलब होता है कि या तो 0 या तो 1 या 2, मगर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब इसमें हमको ये पता चल रहा है कि एक आइगन वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब हमारी इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम जो हमारी रैंक आ सकती है वो क्या आ सकती है, रैंक आ सकती है इसमें मैक्सिमम 3 माइनस क्या एक आइगन वैल्यू हमारी 0 है, तो इसका मतलब आ गई हमारी रैंक पॉसिबल हो सकती है मैक्सिमम 2। तो 2 से कम हो सकती है बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो पहला स्टेटमेंट तो हमको पता चला कि हमारा सही, क्योंकि हमको यहीं से समझ में आ रहा है कि हमारी एक आइगन वैल्यू की वैल्यू 0 है, जो कभी होती है जब हम टोटल डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स से हम 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमको पता चला है हमारा मैक्सिमम ऑफ रैंक कितनी पॉसिबल है क्वेश्चन में। तो इससे आगे हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब बोला है द मैट्रिक्स ए स्क्वायर हैज ए आइगन वैल्यू, तो ये एक आइगन वैल्यू की सिंपली प्रॉपर्टी होती है। ये इनवर्स के केस में भी एप्लीकेबल है, मैं बताऊंगा किस तरह से। तो अगर सम ऑफ जो भी हमारी आइगन वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो आइगन वैल्यू है, जैसे हम इसका स्क्वायर हमारी जो आइगन वैल्यू आई, अब हम इसकी बोला है कि मैट्रिक्स ऑफ ये ए मैट्रिक्स है, तो अगर इसकी आइगन वैल्यू हमारी आ रही थी 0, 2 and 3, तो अब ए स्क्वायर करेंगे इसका तो हमारी वैल्यू आएगी 0, 4 and 9। तो हम आइगन वैल्यू का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो उससे हमारी जो आइगन वैल्यू, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स हमारी ए है उसकी हमारी कोई आइगन वैल्यू आई, अब हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का निकालेंगे तो उसकी जो हमारी आइगन वैल्यू आएंगी, जो हमारी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आई थी उन्हीं का स्क्वायर होता है हमारे ए स्क्वायर की मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू। ए क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मेशन चलता रहता है। अब इसमें अगर इनवर्स होता है ना भाई, एक डाउट होता है बच्चों के कि भाई अगर ए इनवर्स होता
तो ए इनवर्स में हमारी आती है 0, देन 1/2 एंड 1/3 होता है, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें बाई के फॉर्म में आता है। ये एक ट्रिक है। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट आ रहा है या कोई मैट्रिक्स हमको सॉल्व करने के लिए दी जा रही है जिसमें बोला है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताओ, उसके बाद आइगन वैल्यू बताओ, तो हमारी जो आइगन वैल्यू आएंगी उन्हीं का इनवर्स कर देना है, सिंपल। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वही हमारी ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होंगी। और स्क्वायर पूछ रहा है तो जो हमारी ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू है उन्हीं का स्क्वायर हमारी आइगन वैल्यू भी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि ए स्क्वायर में हमारी आइगन वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं। अगर ए मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जा रहा है तो आइगन वैल्यू को सिंपली स्क्वायर कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब डिटर्मिनेंट पूछा है कि डिटर्मिनेंट इसमें अगर मैट्रिक्स ए है तो इसका 0 आएगा। तो इसमें डिटर्मिनेंट में एक सिंपली छोटा सा फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो जो हमारी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, 0 4 मल्टीप्लाई तो आइगन वैल्यू हमारी क्या थी 0 2 एंड 3। तो इनका प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बोला है द ट्रेस ऑफ ए इज 13। तो ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस होता है हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस के बराबर होता है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू करेंगे 0 + 2 + 3, तो ये कितना है 5। तो ट्रेस के बराबर इसमें बोला है कि सम ऑफ द ट्रेस ऑफ ए इज 13। तो इसमें ट्रेस की वैल्यू हमारी 13 नहीं आ रही क्योंकि हमारी ट्रेस की वैल्यू आ रही है 5। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन था जिसमें हमारा पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट एंड तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट चौथा स्टेटमेंट नहीं है। तो ये सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज को हमको समझ के याद करके और उनको क्वेश्चन अप्लाई कर करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ट्रेस ऑफ आइगन वैल्यू, इनसे बहुत सारे गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो विदिन ए सेकंड 2 मार्क्स में पूछते हैं, विदिन ए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सिंपली हमको आइगन वैल्यू निकालनी होती है और फटाक से हमारा आंसर आ जाता है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी तरह का है जो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, देखना कितने आराम से इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से हमारा आंसर करेक्ट आएगा और कितनी जल्दी आएगा। क्वेश्चन है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एक्स। आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स बतानी हमको। तो हमको एक मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स है। तो इसमें वैल्यू दी गई है 4 7 1 3 0 0 एंड 0। मैट्रिक्स है 3 0 0 2 5, देन यहाँ पे है 2 0, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9 2 माइनस का। तो ये हमारी एक 4x4 की मैट्रिक्स दी थी है। इसमें हमको पहले बताना है अब आइगन वैल्यू, सेकेंड बताना है इसमें ट्रेस, और थर्ड बताना है हमको डिटर्मिनेंट। तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसको रिप्रेजेंट किया गया है हमारा x से। इसमें है द आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ आइगन वैल्यू बताना, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है x से, ट्रेस को रिप्रेजेंट किया है y से, और डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया है z से। और लास्ट में हमको फाइनल वैल्यू बनानी है x + y + z की। तो जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार आप सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो सबसे पहले हमको निकालना है आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है, जो अभी तक हमको पढ़ाते आए हैं सब लोग, कि a - λI = 0। इससे हम इसमें आई से आइडेंटिटी में लेमडा का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उसको सॉल्व करने की मैंने प्रीवियस सेशन में कई सारी 2 ट्रिक बताई थी कि डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और हमको कोई ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि इसको अप्लाई करना आसान नहीं है, करोगे मतलब आसान है मगर टाइम टेकन। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा टाइम है कि अगर आप गेट में क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम है मेरे लिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करोगे इजी क्वेश्चन में तो आप फिर मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, लास्ट में आप हड़बड़ाहट में गलत क्वेश्चन करके सॉल्व करके आओगे ही आओगे, वहाँ हमको पता नहीं चलती और यही हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, बाद में हमको पता चलता है। तो हम इससे नहीं जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम थोड़ा सा मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे, क्या हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की जरूरत है कि नहीं, और क्या मतलब बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो देखो सबसे पहले इस मैट्रिक्स अगर देखो तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब इसमें ये चीज देखो कि अब यार इसमें ये देखो कि ये मैट्रिक्स हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बस इतना सा आप एक मिनट देखो फिर बताओ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये मैट्रिक्स हमको देखने में ही समझ में आ रहा है कि भैया ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे हमने पता लगाया, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लोअर पार्ट में जीरो होते हैं और अपर पार्ट में हमारे नॉन जीरोस होते हैं। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो हमारे क्या होता है, लोअर पार्ट में नॉन जीरो होते हैं और अपर पार्ट में हमारे जीरोस होते हैं। तो अगर हमारी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही तो उसकी आइगन वैल्यू हमको फार्मूला से निकालनी ही नहीं है, आंख उनके हमको लिखना है। जो हमारी अगर प्रोडक्ट हमारा मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है ना वही हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है वही हमारी आइगन वैल्यू होती है। तो इसकी आइगन वैल्यू हमको पता चली क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यू है वही हमारी आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू आई 4 3 -2 एंड देन 6। तो ये हमारी आएगी। अब हमको पता पूछा क्या था, नंबर ऑफ आइगन वैल्यू। तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यू आ गई हमारी 1 2 3 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब आगे चलते हैं ट्रेस। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही करा है कि ट्रेस हमारा क्या होता है, सम ऑफ क्या होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ। ट्रेस हमारा होता है, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब ट्रेस हो गया तो अब सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालेंगे 4 + 3 -2 + 6। तो यहाँ से आया 6 4 10 और यहाँ से बचेगा 1 तो 11। तो आ गया हमारे 11। तो अब y की वैल्यू आ गई हमारे 11। अब डिटर्मिनेंट की भी मैंने अभी बताया कि डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है भैया। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारा क्या रहा कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 × -2 × 6। तो आ गया हमारा कितना आएगा 12 36, इधर से ही कर लेते 12 4 12 बाद में 24 -24 × 6 तो कितना आएगा 14 144। तो हमारी इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई जेड की 144 माइनस की। ठीक है, अब हम सिंपली अपने इसमें पूरे में रख देते हैं। x की वैल्यू आई हमारी 4, y की वैल्यू आई 11 और z की वैल्यू आई -144। तो सिंपली हमको क्या करना है, 11 और 4 हो गए हमारे 15 और 15 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है 45 144 से। तो आएगा हमारा 14 से 5 सब्ट्रैक्ट किया 9 13 3 से 1 2 और 1 तो -1 to 9। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है -1 to 9। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो कई सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, बट मोस्टली टाइम मैंने ये प्रेडिक्ट किया है और देखा भी है क्वेश्चन में जब लेंदी क्वेश्चन उनको सॉल्व कराने होते हैं तो वो सिर्फ देखो आजकल गेट में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है कि उनमें से वो ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट को प्रॉपर्टी अच्छे से पता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि नहीं। क्योंकि वो भी जानते हैं देखो यार आइगन वैल्यू निकालना कोई हर साल से पूछते आ रहे हैं और इस सेमेस्टर एग्जाम्स में भी हम पढ़ते हैं। तो आइगन वैल्यू निकालना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, तो मोस्टली स्टूडेंट इसको निकाल लेंगे। तो इसमें हम उसमें फंसाने के लिए इसमें सम ऑफ आइगन वैल्यू पूछते हैं, डिटरमिनेंट पूछते हैं और इसमें हम निकाल तो लेंगे लेकिन इसमें हम मोस्टली स्टूडेंट बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। पता है 8 to 10 मिनट वेस्ट कर दिया। अब इस तीनों चीज़ को निकालने में पहले आइगन वैल्यू फार्मूला बनाया, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, देन उसको
इसको सॉल्व किया, उसमें 5 से 6 मिनट बर्बाद किए, और उसके बाद फिर ट्रेस और डिटरमिनेंट फलाना ढमकाना सबने निकाला। बट क्या है, इस तरह के दो जो मैट्रिक्स में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे देगा या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे देगा, जिससे हमको सिंपली सिर्फ एक नज़र में ही पता चल जाता है। और कई सारे तो स्टूडेंट कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही इस प्रॉपर्टी से पूछे गए हैं कि मैट्रिक्स सिंपली दे दी जाएगी अपर और लोअर, और पूछ लेगा कि बताओ आइगन वैल्यूज बताओ। ऑप्शन में आइगन वैल्यूज कई सारी दी होंगी जिसमें हमको करेक्ट अपनी आइगन वैल्यू बतानी होती। इतने सिंपल भी गेट में क्वेश्चन पूछते हैं, और ये सिंपल सी प्रॉपर्टी से आप आराम से उस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो विद इन ए सेकेंड। तो आई होप ये क्वेश्चन में अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर गेट में पूछते हैं और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर आओगे बिना किसी गलती के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्री, थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग एल्गोरिथम से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको एक सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है, 30, 16, 22, 25, 29, 33, 36, 46, 49, 60, 71, 75, 89, 98 एंड 129। तो ये हमको एक सीक्वेंस दिया है। अब इसमें बोला है कि हमको यूज करना है यूजिंग द बाइनरी सर्च, द number of comparison required to search element 1 to 9 R। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। एनईटी टाइप क्वेश्चन है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। देखो क्वेश्चन है, सीक्वेंस हमको दे दिया गया है। अब इसमें पूछा है कि बाइनरी सर्च का यूज करो। सर्च जो हमारी होती है ना, कई सारी सर्च, इंसर्शन सर्च होता है, सिलेक्शन सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है। तो इस तरह में हमको जो सर्च करना होता है ना, एरे से अपनी वैल्यू को सर्च करना होता है। तो इसमें इसी की एक टेक्निक है बाइनरी सर्च। तो इसमें बाइनरी, इसको ट्री मत समझना कि बाइनरी सर्च ट्री बोला है, बाइनरी सर्च से बोला है। तो इसमें बोला है कि बाइनरी सर्च का यूज करो और बताओ द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू सर्च एलिमेंट 1 to 9 हमारा यहाँ है। तो इसको हमको सर्च करने के लिए कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन यूज करने पड़ेंगे। आप एक बार सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे पहले अगर बाइनरी सर्च से पूछ रहा ना, तो सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस होगा वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। मतलब या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा, बस सॉर्टेड होगा। तो अगर सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन सॉर्टेड नहीं दिया गया है और हमसे सीक्वेंस सॉर्टेड नहीं है, अल्टरनेट तरीके से दिया गया है, तो हमको सबसे पहले अगर बाइनरी सर्च बोला है तो हमको सबसे पहले उस सीक्वेंस को सॉर्टेड करना है। देन हम इसमें बाइनरी सर्च ट्री अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो हम बाइनरी सर्च अप्लीकेबल है ही नहीं। तो पहले हमने सॉर्टेड करना है। तो अब इसमें हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको पहले से ही हमारी सॉर्टेड है। तो इसको, ये हमारी एरे है। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है ये एक हमारी एरे है। तो इसको हम एरे के फॉर्म में बनाते हैं पहले। तो ये हमारी एक एरे है। तो ये हमारी एरे है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए हम इसमें एक एक इंसर्ट मानिए कर दिए, जिससे आपको आसानी से समझा पाऊंगा क्वेश्चन। नहीं तो हम ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये समझो कि हमारी एरे। अब इसमें नंबरिंग में दे देता हूँ। 1 है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब बाइनरी सर्च में हमारी जो प्रॉपर्टी यूज होती है क्या होती है कि बाइनरी सर्च में हम सर्च कैसे करते हैं, बीटी। मैं शॉर्ट में से बीटी लिखे दे रहा हूँ, आप समझ जाइए बीटी। तो इसमें हम सर्च करते हैं कि लोअर प्लस
या इस तरह से आप लिख लो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा नंबर 1 और लास्ट है इसमें हमारा क्या है 15, तो बाई 2, तो यह आया 16/2 मतलब 8। तो 8 नंबर में हमारा कौन सा एलिमेंट है, हमको पता चला 46, तो हमने मैच किया पहले, तो मैच किया तो 1, तो हमको सर्च क्या करना था 1 to 9 सर्च करना था, तो क्या 46। अब हमको पता चल गया कि ये तो एलिमेंट नहीं मिला हमको, बट अब यहाँ पे हमारे कितने सर्च यूज हुए, हमारा 1 सर्च, हमारा 1 सर्च यूज हुआ। अब देखो, अब हमको मगर इसको अप्लाई करने से ये पता चल गया, हमेशा देखो मैंने तभी बोला ना कि बाइनरी सर्च सॉर्टेड होता है। अब हमको पता है कि हमको 129 सर्च करना है, तो इसका मतलब 46 हमारा 8 नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब 46 से जो 8 नंबर वाले एरे से हमारे जो पहले के एलिमेंट है उनमें तो 129 होने से रहा, क्योंकि वो सारे ये स्मॉल होंगे 1 to 46 से, और हमको चाहिए 129, तो 129 ग्रेटर होगा 46 से, तो इसका मतलब आगे होगा पीछे तो नहीं होगा। तो अब हमारा अगला हम जब अप्लाई करेंगे, इसमें हम सर्च की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। अब 8 है, 8 तक हमने सर्च कर लिया, तो 8 से पहले हमारा एलिमेंट हमको पता चल गया कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी एरे हमारी सॉर्टेड है और 129 हमारा जो हमारा 8 नंबर पे आया है ब्लॉक में 46 उससे हमारा ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे अब वैल्यू रखेंगे 9 से आगे चलेंगे, तो 9 स्टार्टिंग हो गया हमारा और लास्ट हमारा देन वही है 15/2। तो अब आया कितना, कितना आया 15 और 9 को काउंट करेंगे तो आएगा 24 शायद, हाँ 24/2, तो आया हमारा 12। अब 12 नंबर पे हमारा एलिमेंट क्या है, अब हमारा 12 नंबर पे फिर से हमें एलिमेंट मिला हमारा 75। तो क्या मैच किया गया, अभी भी मैच नहीं किया, क्योंकि 129 अभी भी हमारे 75 से मैच नहीं किया, ठीक है। हमारी जो वैल्यू आई वो हमारे 12 नंबर के ब्लॉक पे हमको मिला 75, जो हमारी 129 से मैच नहीं कर रहा, तो अभी भी हमको आगे ही चलना है, क्योंकि हमारी 75 आई, तो हमको मतलब समझ में आया कि अभी हमारे हमको और आगे एरे में जाना है, तभी हमको 129 मिलेगा, क्योंकि 75 से 129 ग्रेटर है। तो एक नंबर ऑफ सर्च यहाँ भी यूज हुआ। अब हम फिर से आगे चलते हैं, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, 20 तक तो हमने 12 तक सॉल्व कर लिया, अब आगे हमने रखा 13 + 15/2। ऐसे हम एक एक स्टेप को आगे करते जाएंगे कंटिन्यू। अगर सपोज करो मिनिमम पूछता, ये मतलब यहाँ पे 46 है, उससे कम की वैल्यू पूछता, तो हम बीच में सब्ट्रैक्ट करते जाते, ये यहाँ से हम फिर इसकी वैल्यू को यहाँ वाली वैल्यू को सेम रखते, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यहाँ पे वाली वैल्यू को हम सेम रखते 1 ही, और यहाँ की वैल्यू को चेंज करते। अगर जैसे सपोज अभी मैं बता दे रहा हूँ, तो अगर ये आया, अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 25 और देन 28/2, तो हमारी वैल्यू आई 14। अब 14 नंबर पे कौन सा हमारा एलिमेंट है, अरे हमको मिला 98, तो अभी भी मैच हमारा नहीं किया, तो एक कंपैरिजन यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं, तो अब हमारा क्या आएगा 13 तक तो हो, 14 तक तो सॉरी हो गया, तो अब हम आगे एक पे लेंगे 15 पे, तो 15 और लास्ट है हमारा 15/2 आया 30/2 और आया 15 नंबर ऑफ ब्लॉक। तो 15 नंबर ऑफ ब्लॉक में हमारा 129 हमको मिल गया, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन यूज हुआ और यहाँ से ही हमारा एलिमेंट हमको मिल गया जो हम इस क्वेश्चन में सर्च कर रहे थे, इस हम एरे में सर्च कर रहे थे 129, जो हमको 4 कंपैरिजन के बाद हमको 129 ऑलरेडी मिल गया। तो हमको हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने रिक्वायर्ड है, तो 4। अब इसमें एक डाउट होगा बच्चों को कि भैया अगर स्मॉलेस्ट होता 120, अच्छा हमने पहला ब्लॉक निकाला 46, अब इससे हमको मतलब स्मॉलेस्ट सर्च करना पड़ता, सर्च सपोज करो हमको सर्च करना पड़ता 22, तो हम क्या करते, तो हम फर्स्ट की वैल्यू सिंपली 1 ही रखते, और यहाँ पे कितना आया था, अब 8 आया था, तो 8 नंबर तक हमने सर्च किया, तो यहाँ पे हम रखते 7, तो आता 8/2 करते, तो 8/2 करने पर आता 4, तो 4 नंबर पे हमको मिलता 25, और हम सर्च क्या कर रहे थे 22, तो अभी भी हम ऐसे ही करके इसमें 7 को कम करते जाते, 4 आता, अब यहाँ पे करते 1 प्लस किसको 3, तो आता 2, 4 आता, 4/2 करते और हमको मिल जाता हमारा 16, और देन ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं और हमारा आंसर निकलता है। तो बस सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको ध्यान ये रखना है कि हमको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। अगर हमको बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड ऑर्डर में सीक्वेंस नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस को सॉर्टेड ऑर्डर में बनाना है, सॉर्टेड ऑर्डर में कंसीडर करना है।
देन उसके बाद ही हम इस बाइनरी सर्च की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग एंड लास्ट, बस इसमें डिवाइड करते जाएंगे और देखते जाएंगे हमारा एलिमेंट अगर हमारे जो मैक्सिमम है उससे आगे आ रहा तो हम अपनी फर्स्ट बिट को चेंज करते जाएंगे और लास्ट हमारा सेम रहेगा। अगर उससे कम आ रही तो हम अपनी लास्ट बिट को चेंज करते जाएंगे, फर्स्ट बिट हमारी सेम हो जाएंगी और जितने नंबर आप कंपैरिजन लगेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। कई बार पूछ लेता है कि ये 129 सर्च करना है, उसमें सेकेंड नंबर ऑफ कंपैरिजन में हमारी इंडेक्स में कौन सी वैल्यू आ रही है, इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे जो क्वेश्चन इसमें बन सकते थे मैंने सारे समझा दिए। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है और देन आंसर निकालना है। बस कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हमको जानबूझ के फंसाने के लिए वो सॉर्टेड सीक्वेंस नहीं देता है और हम सॉर्टेड सीक्वेंस निकालते हैं और देन हमारी पूरा ही कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है उसमें बाइनरी सर्च ट्री का। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार गेट में पूछे गए हैं, तो हमको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और विद इन सेकेंड में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, फार्मूला है, बस उसको आपको दिमाग में रखना है, मैक्सिमम मिनिमम का एल्गोरिथम का, और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी लंबे लंबे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, बट उसकी जरूरत ही नहीं है। अब बोला है द एवरेज number of comparison required by the most optimal algorithm। इस ये जब वर्ड मिले बस समझ जाना कि यही एप्लीकेबल फार्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। ऑप्टिमल एल्गोरिथम, जिसको हम मर्ज सॉर्ट भी जिसको मैक्सिमम मिनिमम को बोलते हैं, इसका एक वर्जन वो भी है। एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट अमॉन्ग द एरे ऑफ 10 डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ नंबर्स लिखे दे रहे मैं पूरा नंबर्स आर। एक बार मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देन आप उसको सॉल्व करो। इसमें बोला है कि द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड हैं बाय द मोस्ट ऑप्टिमल एल्गोरिथम का यूज करके, कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट, जो हमको एरे में 10, एक इसमें बोला है कि 10 हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए गए हैं एक एरे में। अब इसमें हमको ऑप्टिमल एल्गोरिथम यूज करना है, मैक्सिमम मिनिमम, तो हमको बताना है कि हमको इसमें कितने मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट आ सकते हैं। 10 डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, जो हमारी एरे में 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए गए हैं, उसमें कितने मैक्सिमम होंगे कितने मिनिमम होंगे, और इसमें यूज कौन सी एल्गोरिथम करना है, ऑप्टिमल एल्गोरिथम। एक बार आप इसको सॉल्व करो, देन मैं इसकी एक छोटा सा एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आपका विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें बोला है जैसे मानो हमारी एरे, ठीक है, अब इसमें इधर मानो एक हो गया हमारा ब्लॉक ये, अब ये हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया। देखो मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हम हमारे शॉर्ट हमारा होता है उसी का एक ये वर्जन है। तो इसमें देखो हमको क्या करना, मिनिमम मैक्सिमम। तो अब इसमें देखो एक इसमें मिनिमम होगा, एक होगा हमारा मैक्सिमम, हो सकता है इधर भी ऐसे ही एक मिनिमम होगा और एक हो सकता है मैक्सिमम पूरे एलिमेंट में।
तो अब इसमें अगर हम इसकी एल्गोरिथम लिखे तो यहाँ से आएगा n/2, यहाँ से आएगा n/2 और ये एक हमारी मानो 2। तो अब हम इसकी अगर एल्गोरिथम लिखे तो हमारी मर्ज सॉर्ट की जो एल्गोरिथम होती है क्या होती है 2t n/2 प्लस n। तो ये हमारी होती है इसकी मर्ज सॉर्ट की। तो वही हमारी इसकी भी मिनिमम मैक्सिमम को मैं अपने हिसाब से तो मर्जी सॉर्ट बोलता हूँ, उसी के कॉन्सेप्ट पे ये बेस है। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब देखो अब ऐसे है कि मर्ज सॉर्ट के थ्रू, मगर इसमें अगर हमको कोई एरे दी गई होती, एलिमेंट्स दिए गए होते, इंटीजर्स दिए होते, तो हम आराम से अप्लाई करके हम समझ लेते कि हमारे कितने मिनिमम आ रहे हैं कितने मैक्सिमम आ रहे हैं। अब इसमें अगर कुछ हमको दिया नहीं, सिर्फ हमको ये बोल दिया है कि 10 डिस्टिंक्ट नंबर हो सकते हैं। तो अब देखो, तो इसको आप सॉल्व करने का तरीका है, देखो अभी 10 है तो हम तब भी निकाल सकते हैं कि कितने मिनिमम आएंगे कितने मैक्सिमम। बट देखो अगर इससे ज़्यादा हुए तो हमको सिंपल सा एक फार्मूला इस चीज़ से याद करना है 3n/2 माइनस 2 और इसकी सेलिंग वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे सिंपली, तो आया हमारा 30, 3 इंटू 10 करेंगे 2 माइनस 2, तो आया 30/2 माइनस 2, तो आया 15 माइनस 2 इज इक्वल टू आया 30, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट जो होंगे वो होंगे हमारे 30। तो कितना भी बड़ा, अब ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि इस छोटी वैल्यू पे है, कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम के एल्गोरिथम से बताओ, ऑप्टिमल एल्गोरिथम से बताओ कि कितने मैक्सिमम कितने मिनिमम आएंगे, तो सिंपली सिर्फ यही फार्मूला सिंपली याद रखना है 3n/2 माइनस 2, जो हमारी उस सीक्वेंस से जो एल्गोरिथम हमने बनाई थी उसी से हमारा ये एवोल्यूट करने के बाद आता है। तो इसका इतना टाइम तो हम लोग के पास अभी है नहीं कि हम उसका वेरिफिकेशन देखें, और वो हमको ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ हमको इतने से ही हमारे काम हो जाना है। तो 3n/2 माइनस 2 इसकी सीलिंग वैल्यू, तो इसमें हमको n की वैल्यू रखनी है और हम जितने भी टेस्टिंग एलिमेंट पूछा है उसकी वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो इसको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं पता। और इस तरह का मैक्सिमम मिनिमम एल्गोरिथम के कई सारे गेट में पूछे गए क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट जिनको नहीं पता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसमें तो इंटीजर्स हमको दिए ही नहीं गए तो हम कैसे निकालें, तो इसमें इंटीजर्स की नीड थी भी नहीं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम स्टैम्प एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें हमको एक स्टेटमेंट दिया गया, इसमें क्या दिए गए r1x r2y w1x r3x w2y r1y w3x and r2x and w1y। एक बार हम लोग फिर से मैच करेंगे r1x r2y, क्योंकि लिखने में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, एक भी ट्रांजेक्शन आपने मिस किया बस क्वेश्चन गलत। r1x r2y w1x r3 w2y r1y w3 देन r2 एंड w। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इसमें बोला है कि बताओ, पहला है कि s हमारा है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, इसको मैं अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंड बेसिक टाइम स्टॉर्म की प्रॉपर्टी भी इसमें सॉल्व हो रही है। बेसिक टाइम स्टॉर्म, इसको मैं शॉर्ट में इधर लिख दे रहा हूँ, एंड बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ऐसे ही इसमें ऑप्शन है, तो आप इसमें पूरे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे कमेंट पे बताओ कि इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है कि नहीं, कि कौन अगर सिर्फ ओनली कॉन्फ्लिक्ट है या ओनली टाइम स्टैम्प है या दोनों ही नहीं है। तो एक बार आप इसको सॉल्व करो, देन हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो इसकी उसी से हम एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, जो बेसिक टाइम स्टैम्प से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बता पाओगे कि टाइम स्टैम्प हैं कि नहीं। देखो कैसे, सबसे पहले इसमें हम ट्रांजेक्शन T1 कितने हैं, इसमें
T1 भी है, T2 भी है एंड T3 भी है। तो इसको पहले लिखते हैं। T1 क्या है, इसमें है सबसे पहले RX, फिर है RY, फिर है राइट कर रहे हैं T1 में ही R3X, फिर है RY, फिर है RY, फिर है WX, फिर है RY RX एंड देन है WY। तो ये हमारी पूरी ट्रांजैक्शन शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमको सिंपली क्या बताना है, पहले कॉन्फ्लिक्ट। तो हम कॉन्फ्लिक्ट निकालने के लिए क्या चेक करते हैं कि साइकिल तो हमारी नहीं बन रही। अगर साइकिल नहीं बन रही तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट है। तो सबसे पहले एक एक पे चेक करेंगे। तो T1 पे पहले चेक कर रहे हैं। तो राइट से हमको पता है राइट से राइट पे नहीं जाता, राइट से राइट पे जाता है, सॉरी रीड से राइट पे जाता है, रीड से राइट पे जाता है, राइट से रीड पे आता है, राइट से राइट पे आता है, बट रीड से रीड पे नहीं जाता हमारा शेड्यूल। तो हम राइट एक्स है तो हम पहले राइट एक्स, रीड है तो राइट ढूंढेंगे। तो आर एक्स है तो हमने पहले देखा यहाँ पे एक्स वाला कोई पार्ट है एक है, तो रीड नहीं अप्लीकेबल है, तो रीड से हम राइट जा सकते हैं, जिसका मतलब T1 से हम T3 पे जा सकते हैं। अब आओ राइट वाई पे। अब रीड वाई पे, तो रीड वाई का कहीं मिल रहा, अब ये तो अपने पे तो जाएगा नहीं, तो रीड वाई हमारा मिल रहा है T1 पे। तो T2 से हम जा सकते हैं T1 पे। अभी भी हमारी साइकिल नहीं बनी, और कहीं पे जा सकते हैं और कहीं पे नहीं जा सकते। अब आओ इधर। तो अब यहाँ पे हमने ये देखा कि राइट एक्सेस से हम T3 पे जा सकते हैं, जो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, और फिर से हम इस पे जा सकते हैं, ऑलरेडी हम जा सकते हैं। बट अब यहाँ देखो गड़बड़ ये हो गई कि राइट एक्स अब यहाँ पे है, तो यहाँ से हम इस पे भी तो जा सकते हैं T2 से, और तो T1 से हम T2 में चलेगा, और यहीं पे हमारी बन गई क्या, साइकिल। तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट हो गई, क्योंकि हम पहले T2 से T1 पे आए, T1 से देन T2 पे गए, तो इसी ट्रांजेक्शन में घूमते रहेंगे, तो हमारी एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी जिससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये इससे हमको क्या पता चला कि ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल तो नहीं है भैया। और इसमें ही यही होता है कि अगर प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है तो वो बेसिक टाइम स्टैम्प तो होगा ही नहीं होगा। तो उसकी एक चीज़ ये है कि अगर देखो हमेशा एरो अगर आप निकाल रहे हो, अगर एरो हमारा इस तरह बन रहा तो बेसिक टाइम स्टैम्प भी नहीं होगा। पहले ही कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है तो हमको पता चल गया है कि हमारा बेसिक टाइम स्टैम्प तो होगा ही नहीं होगा। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल हमसे नहीं पूछा गया, सिर्फ क्वेश्चन में पूछता कि बेसिक स्टैम्प टाइम प्रोटोकॉल है कि नहीं, तो उसमें से हमको यह याद रखना है, अगर हमारा एरो इस तरह बन रहा, कहीं से ट्रांजेक्शन हमारा इस तरह हो रहा है, ये वाला एरो बन रहा, तो इसका मतलब हमारा बेसिक टाइम स्टैम्प नहीं होगा। अगर इस तरह का एरो बन रहा कहीं से, अगर देखो जैसे हम यहाँ से ये राइट से इस राइट पे आए, तो हम यहाँ से देखो T1 से इस पे गए, मगर जहाँ पे गलत हो जाएगा। बट अगर राइट से एरो लेफ्ट की ओर जा रहा है तो वहाँ पे हमारा बेसिक टाइम स्टैम्प अप्लाई अगर होगा तो वहाँ पे हमारा वो गलत नहीं होगा। बट अगर लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा तो हमारा पक्का गलत हो जाएगा। तो बस इतनी छोटी सी ये एक ट्रिक है, इसको आप याद रखना कि बड़े बड़े शेड्यूल्स को सॉल्व करने में देखो, अब यहीं से हमको अगर ना भी पूछता कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल तो हम यहीं से पकड़ लेते कि देखो ये राइट से राइट एक्स आया तो पहले ही गलत है, क्योंकि हमारा एरो इस तरह बना, हमारा एरो गलत हो गया। और इसमें तो और अगर कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है तो उसमें टाइम स्टैम्प तो होगा ही नहीं होगा। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल है तो बेसिक टाइम स्टैम्प हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है तो बेसिक टाइम स्टैम्प तो होगा ही नहीं होगा। ये तो क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया है, एक हमको स्कीमा दी गई R, A, B, C, D एंड E। अब इसमें हमको फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है क्या, A से B, A से B, C से D एंड देन E से E, E से A। अब बोला क्या गया इसमें कि X है हमारा सुपर की, नंबर ऑफ सुपर कीज इन R, Y है हमारा नंबर ऑफ कैंडिडेट की इन R, और Z है हमारा नंबर ऑफ अल्टरनेट की इन R। और उसके बाद बताना है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड।
सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में गेट में पूछा आ चुका है ऑलरेडी, और इस तरह से कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं गेट में। तो इसमें मैं कई सारी चीज़ें तभी मर्ज करके इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है कि आपको इसी में कई सारी चीज़ें कैंडिडेट की निकालने में पता चल जाएगा, सुपर की, और अल्टरनेट की भी पता चल जाएगा कि अल्टरनेट की क्या होती है। ठीक है, तो एक बार आप इसको पहले सॉल्व करो, देन हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इस सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैंडिडेट की अगर निकालना है तो सुपर की हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैंडिडेट की अगर सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। अब इधर हमने चेक किया, देखो सबसे पहले इसमें हमको दिया क्या गया है ABCDE। अब पहले मैं बोलता हूँ ना, राइट साइड वाला पार्ट पहले देख लिया करो कि राइट साइड पे क्या है। देखो B है, D है, B है, D भी है और A भी है। अब इसमें राइट साइड पार्ट पे क्या क्या नहीं है, तो राइट साइड पार्ट पे नहीं है भैया E और C नहीं है। तो एक बार पहले चेक करो EC हमारा क्या कैंडिडेट की है क्या, तो E से EC आ गया, और उसके बाद फिर E से हमको मिल रहा A से मिल जाएगा हमारा B, और B से C से हमको मिल रहा D। तो हमको यहीं से पता चला कि हमारा EC हमारा जो है वो कैंडिडेट की है। तो अब हमारी देखो, अब यहाँ पे ये डाउट होगा भैया कि क्या AC या AE हमारा कैंडिडेट की है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी कैंडिडेट की में EC तो हमारा मस्ट भी प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी हमारी कैंडिडेट की बन पाएगी। क्योंकि AC के बगैर पूरा शेड्यूल हम कवर ही नहीं, पूरी फंक्शन डिपेंडेंसी कवर ही नहीं पाएंगे, पूरे रिलेशन को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो, मगर अब अगर हम AEC कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था अभी कि कैंडिडेट की हमेशा मिनिमम की होती है। तो A को हम जब EC से हमारा काम हो रहा है तो हम फालतू में A को, जब 2 आदमी से हमारा काम हो रहा है तो हम जबरदस्ती 3 को क्यों उसमें काम में लगाएं। तो हमारी सिंपल इस क्वेश्चन में EC हमारा क्या होगा, कैंडिडेट की होगी। तो इसमें कैंडिडेट की हमारे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट की आ गई 1। अब नंबर ऑफ सुपर की इसके आ रही। अब सुपर की निकालने का तरीका है, जब 2 हमको कैंडिडेट की पता चल गई तो हम सीधा E और C, E कहाँ है, E और C को एलिमिनेट किए, बचे कितने, बचे हमारे 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आया हमारा। नंबर ऑफ सुपर की आ गई हमारी 8। अब अल्टरनेट की क्या है, अल्टरनेट की है कि अगर हमारी डायरेक्ट कोई कैंडिडेट की बन पाती, जैसे देखो कि हमारा A कैंडिडेट की होता, C होता या E, तो ये अगर हमारी डायरेक्ट कैंडिडेट की बन पाती जिसमें हमको दो हमारी जो हमारे रिलेशन की वैल्यूज है उनको मर्ज ना करना पड़ता, जैसे हमने EC को मर्ज करके एक कैंडिडेट की बनाई जो हमारी मिनिमम है। अब इसमें अल्टरनेट की हमारी कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें A से भी हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते, C से भी हम कैंडिडेट नहीं है, E भी नहीं है, और ना ही और कोई की है, सिर्फ 2 की को हम मर्ज करके कैंडिडेट की बना सकते। तो इसमें अल्टरनेट वैल्यू होती है, होगी 0। अब इसमें टोटल हमको बताना था, तो x की वैल्यू आई हमारी क्या 8, y की वैल्यू आई 1 और z की वैल्यू आई 0। तो आया टोटल आंसर आया हमारा 9। तो आई होप अगर अल्टरनेटर की भी पूछता है क्वेश्चन में तो आप गलती नहीं करोगे। अगर सिंपली कोई हमारी जो फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई उन्हीं से हमारी कोई जो डिपेंडेंसी हमारी अकेले दम पे कैंडिडेट की बना रही है तो वो हमारी अल्टरनेट की होती है। ठीक है, जैसे ए अगर होता है, ए हमारी कैंडिडेट की होती तो एक हमारी अल्टरनेट की बन जाती जो होती है हमारी ए। तो ऐसे कितनी भी जो अल्टरनेट की डायरेक्ट हमारी जो कैंडिडेट की बनाती वो हमारी अल्टरनेट की होती। बट यहाँ पे हमने EC की हेल्प से हमने कैंडिडेट की बनाई, EC ही हमारी ओनली कैंडिडेट की है, तो वो हमारी एक कैंडिडेट की है, बट यहाँ पे अल्टरनेट की हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आई होप अब अल्टरनेट की का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से गेट कई सारी ऐसे ही पॉइंट देता है जो क्वेश्चन को स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि भैया अल्टरनेट की तो पता ही नहीं है, और जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब आज के सेशन का यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक हमारी बीट्री है, क्या है बीट्री। अब इसका ऑर्डर है बीट्री ऑफ ऑर्डर 3। अब इसमें एम्प्टी है, ये बाय डिफॉल्ट समझ जाना, एम्प्टी मैं लिखे दे रहा हूँ, एम्प्टी है। अब इसमें बोला है नंबर ऑफ इंसर्टेड ट्री जो हमको दी गई ट्री कौन कौन से इंटीजर इंसर्ट करना है, 10 20 5 6 12 then 30 and 7 and 70। अब इसमें ये बोला है कि इसमें ये बताओ कि फाइनल ट्री जो हमारी बीच ऑफ द करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनल बी ट्री, जो हमारी फाइनल बी ट्री आएगी
इसमें नंबर ऑफ लीव्स कितने होंगे इसमें फाइनल बी ट्री में, तो इसमें ऑप्शन दिए गए ए, इसमें बोला है कि कीज 10, 20 विथ 4 लीफ, 10, 20 में विथ 4 लीफ बन रहे हैं। अब इसमें देखो, अब उसके बाद है कीज 10 पे, यहाँ पे रूट भी ऐड कर लेना आप लोग, रूट कीज, तो रूट ही मान के चलना इसे, रूट की जो होगी इसमें अगर 10 आ रहा है ओनली तो विथ 3 लीफ। ऑप्शन सी है अगर रूट की में 10 है तो विथ 4 लीफ। एंड ऑप्शन डी है हमारा, अगर ये आ रहा है 10, ये 10 ही है, 10, 17 विथ 3 लीफ। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, देन ट्री को बनाओ और उसके बाद आंसर बताओ और फिर देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्री बनाते हैं, अपनी ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब बी ट्री है तो ऑर्डर हमारा 3 है, मतलब अगर हम किसी भी ब्लॉक में 3 एलिमेंट रखते हैं तो हमारा बीच वाला नोड स्प्लिट हो जाएगा। तो अब इसमें सबसे पहले हम रखे 10, अब उसके बाद रखा 20, तो अभी तक तो सही जा रहे हैं, तो 10 को भी रखा 20, अब 5 रखा, तो अब इसमें बोला है ऑर्डर 3, तो 3 से 3 हम नहीं रख सकते, मतलब क्या है इसमें मिनिमम हमारा क्या है कि 2 एलिमेंट आ सकते हैं, तीसरे में हमारा ये ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा। तो अब 3 आया, तो अब क्या क्या करें इसमें, स्प्लिट क्या, मिडिल वाले को हम स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आया 10, ये आ गया इधर 5 और ये आ गया 20। तो एक ब्लॉक में सिर्फ मैक्सिमम हम 2 एलिमेंट रख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर हमारा 3 है। तो अब 5 आ गया, अब 6, तो 6 हम यहाँ पे रख सकते हैं, 10 से लेस है बट 5 के बगल में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो हमने बगल पे रख लिया। अब एक में हम 2 रख सकते हैं तो अभी हमने 2 रख दिए। अब हमारा आया 12, तो 10 से ग्रेटर है, 20 से लेस है, तो हमने 12 को यहाँ पे रख दिया। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमारी दोनों फुल हो गई। अब आया 30, तो 30 हमारा क्या, 10 से ग्रेटर है, 20 से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे आया। बट अब हमारी यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ हो गया क्योंकि हम 3 एलिमेंट तो रख नहीं सकते, तो बीच वाला हमारा गया कहाँ, ऊपर। तो यहाँ पे आया 20 और यहाँ पे आ जाएगा क्या क्या, सॉरी रफ कर दिया हमने, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। तो अभी यहाँ तक हमारा बन के तैयार। अब आया हमारा 7, तो 10 से लेस है, फिर हमने 7 को यहाँ पे रखा, फिर हमारा सिस्टम गड़बड़ हुआ। अब यहाँ से हमारा उठ के 6 चला गया ऊपर, तो यहाँ पे आ गया 7। बट अभी हमारी क्या ट्री सही है, अभी भी भैया हमारी ट्री गलत हो रही है क्योंकि हमारे रूट नोड पे 3 एलिमेंट आ रहे हैं और आप बोल रहे हो 2 से ज़्यादा हम रख नहीं सकते। तो यहाँ से भी हमने 10 को स्प्लिट किया, तो यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 20 और 6 के हमारे एक पार्ट बना क्या, 5 और इधर बना 7, 20 का हमारा इधर बना 12 और इधर बना 30। तो अब हमारे 7 भी आ गया। अब आया 17, तो 17 को कहाँ पे रखेंगे, 10, अब यहाँ पे आया 6, ये ऊपर गया तो हमने 10 को स्प्लिट कर दिया। अब 17 हम कहाँ पे रखें, तो 20 से ले सकते, तो यहाँ पे आ गया हमारा 17। तो हमारी जो फाइनल ट्री बन के आएगी वो क्या आएगी, वो हम अभी मैं अच्छे से बना देता हूँ। हमारी फाइनल यहाँ पे रूट नोड पे आया 10, इसके 2 सब ट्री हैं, एक है हमारा 6 और इधर है हमारा 20 और इसके 6 में एक है हमारा 5 और इधर राइट साइड पे है हमारा 7। अब 20 का एक स्मॉलेस्ट है हमारा क्या है, 12 एंड 17 और राइट पे है हमारा एक 30। तो ये हमारी फाइनल बी ट्री बन के तैयार है क्वेश्चन में। अब हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, जिसमें बोला रूट की 10, 20, तो 10, 20 तो है नहीं, सिर्फ ओनली 10 है, तो ये तो गलत है। अब आया रूट की 10, तो रूट की 10 है बस बोला विथ 3 लीव्स, तो इसमें हमारी फाइनल लीव्स कितनी है, 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रूट नोड है उससे हम कंपेयर करते हैं लास्ट वाले से, तो हमारी 3 लीव्स है, तो ये भी गलत है। अब इसमें बोला रूट की 10 विथ 4 लीव्स, तो हाँ रूट 10 है हमारा और 4 लीव्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। 10, 17 फिर भी गलत है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन आंसर ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे ट्री के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन भी अगर क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं तो आप विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्री बनाएंगे फटाक से और उसको सॉल्व करते जाएंगे। बस ये ध्यान देना कि ऑर्डर हमारा क्वेश्चन में क्या है और हमको उसी के अकॉर्डिंग ट्री को स्प्लिट करते जाना है। अब आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आज एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि है हमारा किससे, COA से। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना। अब क्वेश्चन में बोला है 4 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन has the respective stage delay और डिले दिए गए हमको 8 नैनोसेकेंड, 11 नैनोसेकेंड, 20 नैनोसेकेंड, देन 2 नैनोसेकेंड, ये दिए गए हमको डिले। अब बोला है the interface register are used between the stage have delay of 2 नैनोसेकेंड। अब उसके बाद बोला है व्हाट, अब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द अप्रॉक्स स्पीडअप, पूरा लिख रहे स्पीडअप फैक्टर बताना है इसमें, स्पीडअप फैक्टर, देन स्पीडअप फैक्टर व्हेन वेरी, देखो इस क्वेश्चन में भी बोल दिया गया कि वेरी लार्ज नंबर है, इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है वेरी लार्ज नंबर ऑफ टास्क आर पाइपलाइन। तो ये पूरा क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, देन उसके बाद आप सॉल्व करके लाना। क्वेश्चन इसमें बोला 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब पाइपलाइन में कितनी स्टेजेस हमारी 4। अब बोला रिस्पेक्टिव स्टेज डिले हैं हमारे जो है 8, 11, 20, 2 नैनोसेकेंड। बट इसमें बोला क्या गया है द इंटरफेस रजिस्टर आर यूज बिटवीन स्टेज है डिले ऑफ 2 नैनोसेकेंड। इसमें 2 नैनोसेकेंड, इसमें जो डिले 4 हमको दिए गए हैं उसके अलावा एक हमको एडिशनल डिले हमको इसमें ऐड करना है, वो क्या है 2 नैनोसेकेंड का। इन चारों में एडिशनल 2 नैनोसेकेंड डिले हमारा ऐड हो रहा है, अब लग रहा है मतलब। तो अब इसमें बोला व्हाट इज द अप्रॉक्स स्पीड ऑफ फैक्टर बताना है, और इसमें बोल दिया है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ टास्क और पाइपलाइन। तो इसमें एक क्लू यही है कि लार्ज नंबर बोला है तो n की वैल्यू फिर से आइडियल माननी है, तो n की वैल्यू है 1। और इसमें बस एक यही है जो मुझे देखना है कि आप सॉल्व कर पाओगे नहीं। इसमें एडिशनल डिले ऑफ 2 नैनोसेकेंड लग रहा है, और इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि 2 नैनोसेकेंड लग रहा है ना, तो चारों पे लग रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे लग रहा है, तो चारों पे बराबर 2 नैनोसेकेंड हमारा एडिशनल डिले लग रहा है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना और मुझे कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, और फिर मैं देखूंगा कि आंसर सही आ रहा है। मुझे भी देखना कितने स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आ रहा है। अब आज का सेशन आपको जैसा भी लगा हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ लेना, सब्जेक्ट डाल के पूछ लेना कि भैया एल्गोरिथम का मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या COA का मुझे नहीं समझ में आया। जो भी सब्जेक्ट का, जो आज के सेशन में हमने सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन ना समझ में आओ आप मुझसे पूछ लेना। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक हार्ट बना देना कमेंट पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा क्लास होगा फिर से संडे को। संडे में हम कोशिश करेंगे फिर से हम बड़ी क्लास ले पाएँ जिसमें हम मिनिमम 6 सब्जेक्ट के
मल्टीपल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊं जो गेट के एग्जाम में आने वाले हैं या पूछ सकते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट पे मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस टॉपिक के हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पूछ सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट हम अपना और स्ट्रांग करेंगे, और कुछ जो ट्रिक हम अब यूज कर सकेंगे, कोई शॉर्ट फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकेंगे तो वो भी हम यूज करेंगे, क्योंकि हमको अपना एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, बट कम टाइम में, कि जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और उनको विद इन टाइम सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि टाइम वहाँ लिमिटेड है। कई क्वेश्चन हमको फंसाने के लिए जानबूझ के लेंदी देते हैं, और हमको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता, ये ट्रिक नहीं पता या कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं पता, तो हम उस क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता चला जाता है, और लास्ट में जो क्वेश्चन हमको आ रहे होते हैं वो कम टाइम की वजह से हम हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए मैं सेशन करवा रहा हूँ, जिससे मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कराऊँ, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, कि आपको ट्रिक बताऊँ कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम गेट में आए हुए हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी तरह के टॉपिक से मैं गेट के क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप अपना ख्याल रखेंगे और अब खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करते रहेंगे और अपना रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है। और हमको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अगर हमारे मार्क्स टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं, बट हमको कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज देते रहना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे हमारा अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो पाए, हमारी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं वो भी हमको पता चल पाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।